एडी की लैब बनाई है? हमने ऑन प्रेम में एडी बनाया था और उसको सिंक करा के लेके गया था जो रेडी पे भी। इंट्रा आईडी कनेक्ट के थ्रू हमने सिंक कराया था सारा। यूजर सिंक हो गए थे। ठीक है। कुछ हमने एस एस पी आर वगैरह कॉन्फ़िगर करके देखा था। एम एफ ए वगैरह इनेबल करके देखा था। ये सारा चीज हमने प्रैक्टिकली किया था, उसके अलावा हमने विशेष उस पर नहीं किया है। अच्छा, आपने ये बोला है सिंक किया था, सिंक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कोई बताएगा? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, आपने किया हो ना किया हो, इम्पोर्टेंट चीज ये है आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए। करेक्ट। राइट। तो चलो आपने किया है, आप मत बताओ, और कोई बताए? निशांत आप बताओ, या संबित, या रोहित आप बताओ, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बिल्कुल कि। सिंक का मतलब ये होता है कि सिंक्रोनाइजेशन, जो कि हम लोग ऑन प्रेम से जो चेंजेस करते हैं या बनाते हैं, वो सेम चीज मतलब क्लाउड पे चेंजेस होना चाहिए उसके साथ ही। मतलब यहाँ मतलब बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अ, सिद्धेश ने बोला कि इन्होंने सिंक किया, ठीक है, क्या डोमेन कंट्रोलर सिंक हो सकता है? डोमेन कंट्रोल नहीं हाँ, होता, यूजर एट्री। डोमेन कंट्रोलर भी सिंक कर सकते हैं। हम पूरे डोमेन में जितने भी हमारा ऑब्जेक्ट हैं, ये यूजर्स हैं, ठीक है, ग्रुप्स हैं, वो सारे सिंक हो सकते हैं। ओके, तो और यहाँ पर, यहाँ यही मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, ये जो ना आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है, वो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो हम कैसे क्लियर करेंगे? दोनों लोगों का ही मतलब हो सकता है, आप लोग या फिर वो समझे नहीं हो, या फिर सिंक का मतलब नहीं है। सिंक का मतलब ये आप कहना क्या चाह रहे हो, एक बार फिर से बोलना आप, सितेश, आप कहना क्या चाह रहे हो? सीन का ये है कि हमने ऑन प्रेम का हमारा एडी था, उस पे जितने भी हमारे यूजर्स थे, ग्रुप्स थे, हमने उसको क्या किया है, जो हमने इंट्रा आईडी कनेक्ट टूल डाउनलोड करके हम अपने ऑन प्रेम के एडी पे इंस्टॉल किया है। और इंस्टॉल हम्म, करने के बाद वो सिंक्रोनाइज हुआ। हम्म, हम्म, अप्रोक्स जब वो पूरा कॉन्फ़िगर हमने कर दिया है, उसके बाद हम्म, क्या हुआ, जो हमारा जो लोकल जो ऑन प्रेम का जो यूजर्स हैं, वो सारे सिंक होके चले गए हमारे क्लाउड पे। हम्म, ठीक है, क्लाउड पे चले गए, यानी हम्म, वो हमारा एजोर एडी पे शो होने लगे। हम वहाँ पे लाइसेंस असाइन करके हमने उसी यूजर को फिर हमने इस पे ज्वाइन भी कराया है, अपने सिस्टम को भी ज्वाइन कराया है एजोर। हम्म, बस ये। गणेश, हाँ, हेलो, आपका क्लियर है यहाँ पे क्या क्या मतलब? हेलो। 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 हाँ, आ रही है आवाज अब। हाँ। हाँ, मतलब उनका कहना है कि मतलब ऑन प्रीमाइस में जितने भी अगर ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो भी कुछ क्रिएट किया होगा, तो वो साइमल्टेनियसली वो क्लाउड पे भी सिंक होना चाहिए। उससे बेनिफिट ये है कि हमारा जो ऑन प्रेम में एडी में जो भी हम पासवर्ड वगैरह है, हमारा सिंगल पासवर्ड, हम हर एक जगह पे मल्टीपल पासवर्ड की नीड ना नहीं होगी। एक सिंगल यूजर नेम पासवर्ड के कॉम्बिनेशन से हम लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। हम नहीं नहीं, इंट्रा मैं आईडी समझ से गया भी आप कहना क्या चाह रहे हो, बट मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या है, ऑन प्रेम दिख रहा है और क्लाउड एजोर, ठीक है। यहाँ पर क्लाउड एजोर हो सकता है, क्लाउड जीसीपी हो सकता है, क्लाउड एडब्ल्यूएस हो सकता है, क्लाउड क्लाउड है, ठीक है। एजोर की बात ही नहीं कर रहे हैं अब। यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने सिर्फ क्लाउड, यहाँ पर नहीं, मैं उसमें जीसीपी कर दे हमने रहा हूँ। गलत बोला है। उसमें हमें इंट्रा आईडी बोलना चाहिए, इंट्रा आईडी पे हाँ, हमने मैं कनेक्ट किया है। वही आप गलत बोल रहे हो, हाँ, ठीक है। हमें और इंट्रा आईडी बोलना चाहिए। सब लोग अलग गलत भी समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब हम जैसे ही क्लाउड बोलते हैं, हम जैसे ही क्लाउड बोलते हैं तो क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड का मतलब है जो हम कहीं पे भी ओवर द इंटरनेट कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं।
अरे चाहे वो हाँ हाँ, डोमेन ज्वाइन डिवाइस हो या विदाउट डोमेन ज्वाइन डिवाइस हो, उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं, परमिशन लगा सकते हैं, सारा चीज कंट्रोल कर सकते हैं एज ए तो क्लाउड के संबित थ्रू। और निशांत और रोहित, गणेश, अभी आपका क्लियर हुआ कि हम क्लाउड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? क्लाउड का मतलब हो गया एक दूसरा इंफ्रा, जैसे ऑन प्रमाइस हमारा एक इंफ्रा हो गया, एक दूसरा इंफ्रा जो कि दूसरे एक किसी और कंपनी के पास है, उसके ऊपर हम अपना इंफ्रा बनाएं। क्लाउड का मतलब ये हो गया हम अपने सर्वर बनाए, जैसे हमारे ऑन प्रमाइस में सर्वर है, यहाँ पर एक सर्वर है, ये डोमेन कंट्रोलर हो या कुछ भी हो, हमने एक सर्वर यहाँ पर और दूसरे क्लाउड में बना दिया। ये क्लाउड हमारा एजोर हो या जीसीपी हो, जीसीपी यहाँ पर है गूगल क्लाउड, करेक्ट, और या फिर हमारा AWS। AWS हो, ठीक है, कोई भी क्लाउड हो, XYZ कोई भी क्लाउड हो, ठीक है, तो हम इसको क्लाउड बोलेंगे। जैसे ही सिंक वाली बात हुई थी, सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक, अब यहाँ पर सिंक तुमने बोला तो क्या सिंक होंगे? एडी के क्या होंगे? एडी का डेटाबेस सिंक होगा। एडी के डेटाबेस में क्या है? तुम्हारे यूजर है, ग्रुप्स हैं। तो एडी का अगर डेटाबेस सिंक हो रहा है तो वो किसके साथ सिंक होगा? दूसरे एडी के साथ ही सिंक होगा, ना कि क्लाउड के साथ। ठीक है, अब दूसरा एडी तुम्हारा यहाँ पर क्या हो सकता है? दूसरा एडी तुम्हारा यहाँ पर क्या हो सकता है? माइक्रोसॉफ्ट का अगर ये है एडी, तो दूसरा फिर माइक्रोसॉफ्ट का ही एडी होना चाहिए, करेक्ट? राइट। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एडी एजोर एडी या फिर इंट्रा एडी, एजोर एडी या फिर आप इंट्रा आईडी बोल सकते हो इसको, ठीक है, मैं एजोर एडी लिख दे रहा हूँ, इंट्रा आईडी बोल सकते हो, एजोर एडी, ठीक है, एजोर एडी से सभी समझते हैं ना, करेक्ट? राइट। या फिर हम इसको इंट्रा आईडी भी बोल सकते हैं। तो हाँ, नाम ये, अभी चेंज हुआ है। हाँ, तो ये जो है, ये प्लेटफॉर्म और ये प्लेटफॉर्म दोनों अलग है, ठीक है। ये इसका इस ये एजोर, एजोर क्लाउड मतलब एजोर इंफ्रा, और इन इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। आप हो सकता है ये दोनों सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट की यूज कर रहे हो, इसको यूज ही ना करो, करेक्ट, ये हो सकता है। हाँ, हो सकता है ये दो ही सर्विस यूज कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं भी यूज कर रहे हो दूसरा। रोहित, आपका क्लियर है? यस। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनमें से एक सर्विस का नाम है एजोर एडी, दूसरी सर्विस का नाम है एजोर क्लाउड। एजोर क्लाउड के अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, उसमें से एक सर्विस का नाम है एजोर ईडी, और अदर सर्विसेज का नाम है जैसे वीएम, जो हम वीएम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर है वर्चुअल मशीन लिखा हुआ है, ये एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एक सर्विसेज है, क्लाउड इंफ्रा बोल दो या इंफ्रा बोल दो। तो ये जो जब हम ये यहाँ पर वीएम बना देंगे, तो ये क्या करेगा, काइंड ऑफ एक वर्चुअल मशीन यहाँ पर बना देगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वर्चुअल मशीन यहाँ पर आपकी ऑन प्रमाइस थी, इसको लिख देते हैं ODC01, ठीक है, इसका नाम लिख दिया हमने ODC01। ये हमारे पास थी ODC01, हमने क्या किया, एक वर्चुअल मशीन यहाँ पर बनाई, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया ADC01, ठीक है, ADC01। अब मेरे को ये बताओ, ये सिर्फ हमने वर्चुअल मशीन बनाई है, अभी इसको डोमेन कंट्रोलर नहीं बनाया। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, रनिंग डोमेन कंट्रोलर है ऑन प्रमाइस में, इसको हमने सिंक कराया नहीं कराया ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए अगर मैं इसको यहाँ पर, ये आपको समझ में समझाने के लिए बताया था, अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। जो रियल एनवायरनमेंट में होता है वो सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। रियल एनवायरनमेंट में क्या होता है, यहाँ पर ऑन प्रमाइस में डोमेन कंट्रोलर है, अब कोई क्लाउड पे, क्लाउड यहाँ पर AWS भी, अजूर या कोई भी क्लाउड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक क्लाउड नहीं है, यहाँ पर कोई भी क्लाउड ले सकते हो इस वाली कंडीशन में। तो अब आप मेरे को ये बताओ, हाँ, अब आप मेरे को ये बता सकते हो कोई लोग कि ये जो हमारा एजोर डीसी है, इसको अगर मैं डीसी प्रमोट करता हूं तो मेरे को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे?
ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्यों बना रहा हूँ एजोर पे डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ इसका मैं पहले। ऑन प्रेम में इसका प्री रिक्विजिट होगा, जैसे हमारा ऑन प्रेम से हम एजोर पे लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट होगा कि हमारा ऑन प्रेम से प्री ये एजोर पे लेके जा रहे हैं वहाँ के सर्वर के लिए, तो हमारे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी इन द सेंस नहीं, हम मैं पोर्ट एक मिनट रुक जाओ भाई। मैं निशांत और पहले इनसे पूछ लेता हूँ, राहुल, रोहित, निशांत, गणेश, संबित, इनमें से कोई बताना चाहेगा? नहीं, उतना क्लियर नहीं मुझे। हाँ वही क्लियर नहीं है, मतलब उसका रीजन क्यों है, मतलब क्यों बनाना पड़ता है। नहीं, मैं तो क्लियर नहीं हूँ। मैं भी इस पे क्लियर नहीं। क्या बोला आपने? हाँ, मेरा भी इस पे क्लियर नहीं है। ये चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लाउड की जगह पे लिख देता हूँ। ये मेरा दिल्ली डेटा सेंटर है, ठीक है, और इजी करते हैं। दिल्ली डेटा सेंटर है, दिल्ली डीसी है, ठीक है, और ये मेरा मुंबई डीसी है। मुंबई डीसी, डीसी का मतलब है डेटा सेंटर, करेक्ट? राइट। मुंबई डीसी। अब बताओ, यहाँ पर मेरे को डोमेन कंट्रोलर बनाना है, ये इसका नाम है MDC01, ठीक है। अब अगर मेरे को ये डोमेन कंट्रोलर बनाना है तब क्या करना पड़ेगा? मैं एक्सप्लेन करूँ? नहीं, इनको करने दो, इनको मैंने बता चुका हूँ ना पहले, इसी क्लास में ही बताया था मैंने। हाँ, इन पिछला क्लास में भी आपने बताया। नहीं, पिछले क्लास में नहीं, बहुत पहले मैंने बताया था, जिसमें चेकलिस्ट मैंने शेयर करी थी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि कम से कम पता तो हो आपका क्लियर हुआ नहीं हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मुंबई, आप मतलब रोहित और निशांत और संबित को मैंने शेयर भी किया था चेकलिस्ट, कि अगर हम कोई डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो एक चेकलिस्ट होती है हमारे पास, और उस चेकलिस्ट को फॉलो करके हम एक डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, करेक्ट? यस। तो वही चेकलिस्ट ही बतानी, यहाँ पर कुछ नहीं करना। और ये आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुंबई की जगह मैं एजोर डेटा सेंटर लिख देता हूँ, तो सेम ही कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है, सेम। एजोर क्या है, आपको एक लोकेशन दे रहा है जहाँ पे आप अपनी वर्चुअल मशीन बना सकते हो। अगर आपका खुद का ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर होगा तो वो भी तो आपको लोकेशन दे रहा है खुद का VM बनाने के लिए। सारी चीजें सेम है। आप सिर्फ, क्लाउड एक वर्ड है तो वो एक्चुअल में डेटा सेंटर। हमेशा हमेशा ये मत सोचना, मतलब बिल्कुल ही ये मत सोचो बस वहां पे क्या किया गई है, वहां पे आपको जो फिजिकल चीजें थी उनको उन्होंने सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्चुअलाइज कर दिया है, बस, और कुछ नहीं किया। बेनिफिट भी तो है, क्लाउड पे लेके जाते हैं, हमें फिजिकली डेटा सेंटर को मैनेज नहीं करना पड़ेगा नहीं, सारा मैं सब देखो वो हार्ड। बेनिफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। बेनिफिट तो अलग चीज है, बेनिफिट पे अभी हम नहीं आते, पहले कंसेप्ट क्लियर हो आपका। तो अभी गणेश, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पर? मतलब अगर आपको हाँ 1% भी डाउट है तो आप बता दो, हम इसको दूसरे हम तरीके से फिर एक्सप्लेन करेंगे। हाँ मुझे मेरे पास वो चीज ये नहीं है, जो लिस्ट शेयर की थी ना वो मेरे पास नहीं है, तो एक बार मैं वो गो थ्रू करूंगा चाहिए तो। हाँ चलो, चेकलिस्ट नहीं है बट मैं आपको 1 मिनट लगेगा वो भी बता देता हूँ। तो ठीक है। अभी संबित और निशांत, रोहित, हाँ, यस। चलिए, इसका ठीक DNS है। क्या होना चाहिए, IP IP एड्रेस एड्रेस क्या स्टैटिक होना होना चाहिए, चाहिए। एंड अब मेरे को बताओ, सबसे पहले एक एक स्टेप करके, कि मैंने एक यहाँ पर VM बना दिया, उसका नाम मैंने MDC01 रखा है। MDC01 को मुझे डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा अब? सबसे पहले तो कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी नहीं, उसको स्टैटिक IP एड्रेस देंगे पहले। ठीक है। कनेक्टिविटी जैसे हमारा कि जो पोर्ट्स वगैरह हैं उसे हम ओपन कराए हैं, हमारे जो भी डीसी हैं उनसे पोर्ट्स रिक्वायर पोर्ट ओपन कराने होंगे,
दूसरा ठीक है, चीज तो ये है। यहाँ पर मैंने लिख दिया एडी पोर्ट्स, ठीक है, और संबित ने बोला डीएनएस टीसीपी आईपी डिटेल्स, करेक्ट। साइट एंड सर्विस दूसरा चीज टीसीपी, एक मिनट रुक जाओ, टीसीपी आईपी देखो, कनेक्टिविटी हमने दे दी। कनेक्टिविटी क्या दी है कि हमने कनेक्टिविटी दी है यहाँ से, एडी पोर्ट्स हमने अलाउ कर दिए हैं। ये मान लो, जस्ट सपोज ये मान लो हमारी फायरवॉल है, ठीक है, इस पे हमने एडी पोर्ट्स अलाउ कर दिए हैं, तो ये और ये आपस में कनेक्टेड हो गए। ठीक है। अब अब एडी मैं पोर्ट्स, हाँ एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं बताता हूँ। अब एडी पोर्ट्स अलाउ हो गए हैं, तो उसके बाद आपने टीसीपी आईपी यहाँ पर सेट किया है। टीसीपी आईपी में चार चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है आईपी, दूसरा होता है सबनेट, तीसरा होता है गेटवे, ठीक है, चौथा होता है डीएनएस। अब डीएनएस एड्रेस क्या डालोगे यहाँ पर, कोई बताएगा? डीएनएस एड्रेस क्या डालोगे? रूट डोमेन जो साइट कंट्रोलर का, का आईपी है। जो साइट लिंक का जो होगा वही। नहीं, ये वहाँ इसका यहाँ इसका जो नया सेटअप कर रहे हैं तो हम डालेंगे जो ये ओडीसी जो है उसका हम इसका डीएनएस यहाँ डालेंगे। जो भी डीएनएस आपका ये दिल्ली के डोमेन कंट्रोलर्स, अभी यहाँ पर सिर्फ मैंने दिल्ली लोकेशन लिखी है, कोई और तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर सिर्फ हम दिल्ली का डीएनएस आईपी डालेंगे, मतलब दिल्ली का हम आईपी एड्रेस डालेंगे यहाँ पर एज अ डीएनएस, ठीक है। और जब हम इस डोमेन का, अब उसके बाद हमारा, आपने एडी पोर्ट डाल दिया, टीसीपी आईपी डिटेल डाल दी है, ठीक है, दो चीजें आपने फुलफिल कर दी हैं। उसके बाद और क्या डालोगे? उसके बाद हम सबनेट में जाएंगे, ठीक है, पहले रोल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद रोल्स वगैरह इंस्टॉल करने के बाद जब उसमें हमें सबनेट ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे जो है सबनेट जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, जो उनका सबनेट पे आईपी है वो ऐड वहाँ करेंगे। ठीक है, सबनेट आपने बोला, सबनेट ऐड करेंगे, इसका एक साइट सबनेट और होगा, इस साइट लोकेशन का एक सबनेट होगा। सबनेट को हम साइड एंड सर्विसेज में ऐड हाँ करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबनेट, ठीक है, साइड एंड सर्विसेज भी लिख देता हूँ। सबसे पहले साइड बनाएंगे, ठीक है, साइट क्रिएट करेंगे और सबनेट। सबनेट बनाएंगे, और सबनेट को उस साइड में लिंक कर देंगे, ठीक है। ये स्टेप में किसी को डाउट है? नहीं नो। नहीं। हाँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपको डाउट हो ना हो, बट आपने किया नहीं है, यस करेक्ट। तो यस इसलिए जब तक आप करोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट वाली, मतलब अभी तो हम इसको पहले समझ लेते हैं। देखो, एक चीज होती है करना, मैं करके आपको दिखा दूंगा, पर लेकिन तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्ट समझना। जैसे मैंने यहाँ पर, अगर मैं एजोर लिख दूंगा, ठीक है, तब भी वही सारी चीजें रहेंगी, बट ये हो जाएगा कि एजोर में आप कॉन्फ़िगर करने का तरीका अलग है, कंसेप्ट वही है, क्योंकि एजोर में फायरवॉल अलग है, ऑन प्रेमाइस में फायरवॉल अलग थी, करेक्ट। यस ठीक है, एजोर में फायरवॉल अलग है क्योंकि एजोर मैनेज कर रहा है वो फायरवॉल। ऑन प्रेमाइस वाली फायरवॉल, ये ऑन प्रेमाइस की फायरवॉल है, तो हो सकता है ये आप मैनेज कर रहे हो, मतलब आपकी टीम मैनेज कर रही होगी, ठीक है। तो ये बस तरीका वही है, हर एक चीज वही है, नाम अलग है। एजोर क्या है, एक डेटा सेंटर है। AWS क्या है, वो भी एक डेटा सेंटर है। ये लोग सिर्फ एक डेटा सेंटर आपको दे रहे हैं, तो मतलब कंफ्यूजन ये हमेशा कभी रहने ही नहीं चाहिए। अब उसके बाद साइड एंड सर्विसेज, ये मैं आपको पूरा बना के, आपके साथ में बैठ के हम लोग बनाएंगे और समझेंगे साइड एंड सर्विसेज। पहले एक डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, एजोर पे बनाएंगे, स्पेशली एजोर पे बनाएंगे, ठीक है, और उस डेटा सेंटर में बनाएंगे। एजोर में क्या है, इनके मल्टीपल डेटा सेंटर हैं, ये तो आपको पता है ना, मल्टीपल ठीक है। रीजन। एक डेटा सेंटर पे हम एक डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, दूसरे डेटा सेंटर पे दूसरा डोमेन कंट्रोलर, ताकि साइड एंड सर्विसेज का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपको इसमें एक एक साइड पे दूसरा डोमेन कंट्रोलर, दूसरे साइड पे दूसरा डोमेन कंट्रोलर,
और ये हो सकता है आपकी एक सिंगल डोमेन में हो या मल्टी डोमेन में हो। हम यहाँ पर सिंगल डोमेन ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब एजोर में क्या करना पड़ता है, अगर आपको जैसे यहाँ पर कनेक्टिविटी देनी है, एजोर में उसको बोलते हैं पेयरिंग, ठीक है। तो वो हमें करनी पड़ेगी, मतलब आपके एजोर के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नाम अलग है, काम वही है, करेक्ट। तो वो हम पूरा ठीक करके है। देखेंगे। अभी आप किसी को इसमें कोई डाउट है, उसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। रोहित आप बताओ। हमने एडी पोर्ट्स अलाउ कर दिया, टीसीपी आईपी कर दिया, साइड सबनेट लिंक बना दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप डीसी को प्रमोट करेंगे, लाइक डीसी बना के डीसी बना के डीसी बना उस साइट के अंदर ये करेंगे, डीसी प्रमोट करके उस साइट के अंदर डीसी प्रमोट करेंगे। ठीक है, डीसी प्रमोट कर दिया मैंने, डीसी प्रमोट, ठीक है। अब तरुण आप बताओ, आपने अभी ज्वाइन किया है, होपफुली आपको क्लियर हो। ठीक है, मैं एक्चुअली थोड़ा काम में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। हम लोग दो साइट बना के अभी दोनों का जो सबनेट है वो साइट एंड सर्विसेज में जाके ऐड करेंगे। ठीक है, वो हमने कर लिया था। यहाँ पे दोनों को एक साइट ये हो गई हमारी, ठीक है। ये एक देखो, साइट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोई बताएगा। लोकेशन, टू लोकेशन डिफरेंट फिजिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन। हाँ, मतलब ये नेटवर्क के हिसाब से ही लोकेशन होती है, हम्म, एडी के हिसाब से कोई लोकेशन नहीं है। एडी के हिसाब से आपका डोमेन कंट्रोलर है उस लोकेशन में, बट लोकेशन जो है नेटवर्क के हिसाब से होती है। मतलब लोकेशन जो कंसेप्ट है वो नेटवर्क का है, करेक्ट। करेक्ट। नेटवर्क भाई, अगर आपका नेटवर्क सेम है तो वो दूसरी लोकेशन तो हो ही नहीं सकती ना, वो तो लैन हो जाएगा। एक लैन में भी मल्टीपल सबनेट हम बना सकते हैं, वो अलग है, ठीक है। जैसे मान लो एक लैन में किसी ने मल्टीपल सबनेट बना दिए, ये एक लैन है। अगर उसमें एक सबनेट आपका एक वीलैन के कंसेप्ट, वीलैन चलो हम इतना जाते नहीं डिटेल में ना, आप कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम इसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास साइट ये हो गई, एक ये साइट हो गई। अब हमें इन दोनों साइट का सबनेट ऐड करना है साइड एंड सर्विसेज पे, और इन दोनों साइट को लिंक करना है, जिसको हम साइट लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों साइट को हमने लिंक भी कर दिया, करेक्ट। इन दोनों साइट को लिंक करने का पर्पस क्या है। ताकि आपस में रिप्लिकेशन हो सके, रिप्लिकेट कर सके। एक ऑब्जेक्ट अगर वहां क्रिएट भी होगा तो यहाँ पे भी रिप्लिकेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब अगर रिप्लिकेशन का इशू आता है तो हमें ये लिंक चेक करना पड़ेगा। तो रिप्लिकेशन का हाँ। इशू आएगा तो हाँ, ये चेक ये करना लिंक बराबर है क्या? वो और रिप्लिकेशन करने के लिए हमने और क्या क्या चीजें बनाई हैं, मतलब देखो यहाँ पे हमें कंसेप्ट के साथ में ट्रबल शूटिंग भी फोकस करते हैं। अगर इस रिप्लिकेशन को, इस लिंक को सक्सेसफुल रखने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं इस साइड पे या इस साइड पे। और दोनों साइड पे दो ब्रिजेड सर्वर चाहिए। ब्रिज हेड सर्वर तो वो अपने आप केसीसी ले लेता है। वो मतलब हमें मैनुअली क्या कॉन्फ़िगर कनेक्टिविटी करना चाहिए। पड़ेगा इस रिप्लिकेशन को स्मूथ करने के लिए, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहला तो दोनों का टाइम सिंक होना चाहिए। करेक्ट, ठीक है, टाइम हो गया। और वो जो कनेक्टिविटी प्रॉपर साइड होना लिंक है चाहिए। वो तो कनेक्शन उसका तो चाहिए ही। ठीक है, देखो पहला टाइम हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनएस। दोनों का प्रॉपर डीएनएस क्रिएटेड होने चाहिए, करेक्ट। टाइम हो गया, डीएनएस हो गया, क्योंकि डीएनएस अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ये डोमेन कंट्रोलर इस डोमेन कंट्रोलर को जानेगा नहीं, भले आप टीसीपी आईपी में उसका नाम मतलब आईपी प्रॉपर पढ़ाओ, करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि आप ऐसे सोचो, नेटवर्क आईपी जानता है, करेक्ट। डोमेन कंट्रोलर क्या जानता है, एडी क्या जानता है। एडी पे तो नाम होते नहीं, एडी नाम होते के डेटाबेस में कोई नाम होते हैं, आईपी नहीं होता है,
करेक्ट। Yes. Yes. yes, एडी के डेटाबेस में डोमेन कंट्रोलर का नाम होता है, डोमेन कंट्रोलर का नाम आईपी में कन्वर्ट कौन करता है? डीएनएस का DNS. काम है। DNS अगर डीएनएस प्रॉपर आपका कॉन्फ़िगर नहीं है तो आपका रेप्लिकेशन चलेगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीएनएस। फिर उसके बाद टाइम आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका टीसीपी आईपी में प्रॉपर आईपी पड़ा है या नहीं पड़ा है, और फिर साइड एंड सर्विसेज में प्रॉपर सबनेट कॉन्फ़िगर है या नहीं है, प्रॉपर लिंक बना है नहीं बना है। ये 4-5 चीजें हो गई जो आपके रेप्लिकेशन को चलाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब एडी पोर्ट्स भी सबसे इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी और एडी पोर्ट्स, ठीक है। तो हम जस्ट सपोज मान के चल रहे हैं कि एडी पोर्ट्स और कनेक्टिविटी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। तो इतनी सारी चीजें हो गई आपकी ट्रबल शूटिंग के लिए, ठीक है। अब हमने डीसी प्रमोट कर लिया है। डीसी प्रमोट करने के बाद जस्ट सपोज मान लो आपने डीसी प्रमोट कर लिया है। डीसी प्रमोट करने के टाइम पर, जैसे आप लोगों में से शायद डोमेन कंट्रोलर बनाया ही होगा, तो डीसी प्रमोट करने के टाइम पर यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास जीसी, ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग करते और डीएनएस डेलीगेशन। दो ऑप्शन आते हैं, मतलब ये ऑप्शनल होते हैं, आपको करने हैं या नहीं करने हैं। जीसी किसी को पता है क्या होता है? हाँ जी, मुझे पता है। ग्लोबल कैटलॉग। yes, global. ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग होता है। अब ग्लोबल कैटलॉग ये हमारा पहला डोमेन कंट्रोलर है, तो सीधी सी बात है इसके पास जीसी है इनेबल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जीसी डालना है या नहीं डालना है, ये कौन बताएगा? इन अ डोमेन जो फास्ट डीसी होंगे बाय डिफॉल्ट उसमें, सॉरी, इन अ डोमेन जो फास्ट डीसी होंगे बाय डिफॉल्ट उसमें जीसी रहेगा। और उसमें भी हमें डीसी डालना चाहिए, ग्लोबल कैटलॉग डालना चाहिए, ताकि उसके पास भी पार्शियल इंफॉर्मेशन उसके पास रहेगा। मतलब ताकि मैं हम फिर कोई अभी भी मेरे को भाई क्लियर नहीं हुआ है, सही बताऊं। पार्शियल इंफॉर्मेशन नहीं, ये ये तो सेम डोमेन है ना, सेम डोमेन से तो एक ही जीसी रहने से भी कोई दिक्कत नहीं रहता है। वो मतलब इंफॉर्मेशन तो रहेगा जीसी के पास है, पर साइट सेम है, पर डोमेन तो अलग है। साइट अलग है लेकिन डोमेन तो अलग सेम है ना। आपने पहले से बताया था पीयूष जी कि एक डीसी में एक ही जीसी रह सकता है। आप उसके ऊपर आपकी मर्जी, आप रखोगे कि नहीं रखोगे, पर साइट पे जीसी रहेगा, ये तो अलग का बात है। जीसी मतलब डेफिनेशन क्या है? ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, जो कि मैन कीप द इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन and partial information about the forest. Keep information hosted domain and partial information with the domain in the forest. ग्लोबल कैटलॉग यहाँ पर यही हो गया कि ये अपनी खुद की इंफॉर्मेशन इसके पास, मतलब रहेगा ही। खुद की फुल कॉपी रहेगी, करेक्ट, Mhm. जीसी अगर बात करें। और दूसरी डोमेन, अगर कोई दूसरी डोमेन होगी तो उसकी पार्शियल इंफॉर्मेशन, करेक्ट। Yes. यहाँ पर हम्म, लेकिन हमारे पास तो दूसरी डोमेन है ही नहीं, हम्म, करेक्ट। Yeah. हम सिंगल डोमेन की बात कर रहे हैं। बस यहाँ पर ये है कि ये हमारी जो साइट है वो एक डिफरेंट साइट है। जीसी जो है हमारा तभी पिक्चर में या यूजफुल होता है जब हमारे पास मल्टीपल डोमेन का एनवायरनमेंट होता है, करेक्ट। क्योंकि जो इसके पास मेरी स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है? हाँ हाँ हाँ, दिख देख रही रहे है। हैं। दिख रही है। वो दिख रही है। एक मिनट, हाँ अब आ जाएगी। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ हाँ रही जी, है। आ रही आ है रहे हैं। आवाज तो आ रही present है, आ आ रही रही है। अच्छा, तो जीसी हमें तब जरूरत पड़ेगी जब हमारे पास मल्टीपल डोमेन का एनवायरनमेंट होगा, करेक्ट। है। Yes. क्योंकि क्या है, yes, यहाँ पर जो डेटाबेस है एनटीडीएस, और यहाँ पर जो एनटीडीएस है,
दोनों में तो सेम ही है, ठीक है। पीयूष, एक जिस छोटा सा क्वेश्चन। हम्म आप बताए अभी, अगर सिंगल डोमेन है, सिंगल फॉरेस्ट है, तो उस सिनेरियो में क्या रहता है? मतलब जीसी इंस्टॉल रहेगा कि नहीं रहता है ना, अगर देखो, सिंगल। जीसी इंस्टॉल तो इम्पोर्टेंट है, आपके पास बाय डिफॉल्ट एक रूट डोमेन पे अपने आप इंस्टॉल होगा। शुरुआत का पहला जो रूट डोमेन होगा उसके पास जीसी प्लस एडी प्लस डीएनएस, ये तीन ओके। चीजें होंगी ही होंगी, ठीक है। हम्म। पहला हम्म। जो डोमेन कंट्रोलर है अपने आप ही इस पे ये तीन चीजें इंस्टॉल होके आएंगी, इसमें किसी को हम्म। कोई डाउट? नहीं। नहीं। जब आप दूसरा डोमेन कंट्रोलर बनाते हो, दूसरा डोमेन कंट्रोलर सेम डोमेन के अंदर जिसमें जीसी पहले से है और डीएनएस पहले से है, ठीक है, हम्म। तो आपके पास ऑप्शन है कि इस वाले डोमेन कंट्रोलर पे सिर्फ एडी इंस्टॉल कर सकते हो। एडी का मतलब हो गया सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी। इवन आप डीएनएस को भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। क्लियर है ये? किया है कभी किसी ने? डीएनएस एडी के साथ में नहीं है, और ठीक डीएनएस है। आपका अलग भी हो सकता है। बट पहला जो डोमेन कंट्रोलर है, अगर आप पहला डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, जो आपका है पहला डोमेन कंट्रोलर, जिसे हम रूट डोमेन कंट्रोलर भी बोलेंगे, रूट डोमेन का पार्ट तो ये भी है रूट डोमेन का, ठीक है, बट ये रूट डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, हम्म। क्योंकि डोमेन हमारे पास सिंगल है। ये मान लो india.com है, तो india.com हमारा क्या है, इसको आप रूट डोमेन बोल लो या फॉरेस्ट डोमेन बोल लो या डोमेन बोल लो, ठीक है, ओके। Yes. करेक्ट। ये चीज क्लियर है। तो जब हम पहला डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो ये अपने आप ही तीन चीजें अपने आप इंस्टॉल होती हैं। जब हम दूसरा डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस ले लिया है, एडी प्लस इंटीग्रेटेड डीएनएस ले लिया है, तो अब आपकी मजबूरी हो जाती है एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस लेने के बाद कि आप यहाँ पर एडी प्लस डीएनएस ही लेके आओगे, क्योंकि क्या है ना, रिप्लिकेशन के साथ में यहाँ पर ये वाली फाइल जाती है और इसके अंदर ये पड़ा हुआ एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस। अगर आप जस्ट सपोज मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, शायद ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा या मतलब किए ही होगा ऐसा, कि आपने पहला डोमेन कंट्रोलर बनाया, एडी का पहला डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हो और आपके इन्वायरमेंट में डीएनएस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आप बताओ कि यहां पर हम ये पहला डोमेन कंट्रोलर विदाउट डीएनएस मतलब इसके जो हम एडी के अंदर जो डीएनएस आता है वो उसके बिना इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। वो इंस्टॉल कर देता है, डीएनएस भी इंस्टॉल कर देता है। जैसे ही रोल इंस्टॉल करेंगे साथ में वो डीएनएस का भी रोल इंस्टॉल कर देता है। एडी विदाउट डीएनएस इंस्टॉल नहीं होता है ना? नहीं, एडी विदाउट डीएनएस इंस्टॉल नहीं होता है, बिल्कुल सही बोला है। बट मैं तो कह रहा हूँ कि डीएनएस तो पहले से ही इस एनवायरनमेंट में। हाँ, तो आप एक ऑप्शन देते हैं टिक मार्क का, ये अगर वो ये टिक हाँ, करेंगे तो ये विंडोज डीएनएस है, लिनक्स डीएनएस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये विंडोज डीएनएस है। मतलब मैंने एक पहला बॉक्स बनाया, पहले एक विंडोज सर्वर इंस्टॉल किया, उसके ऊपर डीएनएस रोल इंस्टॉल कर दिया। कर सकते हैं डीएनएस रोल या नहीं कर सकते? हाँ, स्टैंड अलोन बना सकते हैं डीएनएस हम। हाँ, ये मैंने डीएनएस पूरा इंस्टॉल कर दिया, इसका नाम डीएनएस का नाम दे दिया india.com, ठीक हम्म। है, india.com दे दिया। अब मैं सिर्फ इसके ऊपर एडी रोल इंस्टॉल कर रहा हूँ, एडी रोल, ठीक है, एडी रोल इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है। और एडी रोल इंस्टॉल करने के टाइम पर मैंने क्या किया, टीसीपी आईपी में इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है, टीसीपी आईपी में जो डीएनएस प्राइमरी डीएनएस है उसका आईपी एड्रेस इसका दे दिया मैंने, करेक्ट। और यहाँ पर मैंने इसका नाम लिखा DC01। मैंने अभी इंस्टॉल किया नहीं है, उससे पहले मैंने यहाँ पर आके DC01 का एक डीएनएस होस्ट रिकॉर्ड बनाया और उसका आईपी दे दिया IP1, और यही IP1 यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है, हो गया डीएनएस। ओके। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, और हाँ, यहाँ पर जो डीएनएस की परमिशन है, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर जब डोमेन कंट्रोलर प्रमोट होगा तो डोमेन कंट्रोलर बहुत सारे रिकॉर्ड खुद बनाता है, जैसे हो गया SRV रिकॉर्ड, करेक्ट।
SRV रिकॉर्ड बनाता है। SRV रिकॉर्ड से रिलेटेड बहुत सारी हायरार्की बनाता है, जिसमें साइड हो गया, बहुत सारी हायरार्की बनाता है। अब इस डोमेन कंट्रोलर को परमिशन होनी चाहिए इस DNS के ऊपर रिकॉर्ड क्रिएशन की। अगर ये डोमेन कंट्रोलर की आपने पूरी परमिशन दे दी रिकॉर्ड क्रिएशन की, तो ये पूरे के पूरे जाके SRV रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड यहाँ पे बना देगा पूरे प्रॉपर वही तरीके से जैसे पहले बने थे, मतलब जैसे यहाँ पर बनेंगे वैसे ही बना देगा वो। अब उसके बाद मेरा DNS यहाँ पर हो गया, AD का जो डेटाबेस है वो NTDS में हो गया, NTDS में हो गया। NTDS में पार्टीशन की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन पार्टीशन में हमारा कुछ नहीं होगा, एप्लीकेशन पार्टीशन में DNS है ही नहीं, ठीक है। DNS हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया, AD यहाँ पर है और DNS यहाँ पर है। ये होता है, ये तुम कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। ये पहले होता ही था, पहले ऐसे ही कॉन्फ़िगर होता था। फिर अब इसमें चैलेंज क्या आएगा अगर हमने ये कर दिया, स्लो ठीक है। होता है। अब इसमें चैलेंज क्या आएगा, ठीक है। स्लोनेस, काहे की स्लोनेस? जब कुछ कम्युनिकेशन होता होगा तो फिर ये DNS मतलब DNS सर्वर को फिस जाएगा, फिर होस्ट है तो वहाँ पे फिर मतलब कम्युनिकेशन होके ही आने से दिक्कत स्लो होगा। चलो मैं मान लेता हूँ स्लोनेस, ठीक है। बाद में बताते हैं किस चीज़ की स्लोनेस, ठीक है। और वो स्लोनेस इस वजह से होगा कि कोई रिकॉर्ड भी या कुछ भी चीजें अगर वो क्रिएट करना नहीं, होगा स्लोनेस तो हो गया क्लियर, बाद में बात करेंगे स्लोनेस की। और बताओ। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर में DNS अगर डाउन हो गया तो वो भी सिंगल हो सही है, जाएगा। ये सही पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। और क्या है इसका मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का? अगर वो भी DNS भी डाउन हुआ वो तो भी भी वो हो भी मैं जाएगा। बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ। फेल पहले लिख लेते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। वो सारी एक ही चीज पे आ जाएंगी। और क्या हो सकता है? और इसका मैं रिप्लिकेशन आपको स्लो होगा, फिर रिप्लिकेशन भी स्लो हो जाएगा। रिप्लिकेशन लिख लेते हैं, रिप्लिकेशन भी बताता हूँ आगे चल के क्या है रिप्लिकेशन का इश्यू, ठीक है। ये रिप्लिकेशन भी आएगा। अब ये देखो, ये जो मैंने बताया ना, अब ये इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि AD इंटीग्रेटेड DNS के बेनिफिट्स बताओ, ठीक है। जो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ ना, ये AD इंटीग्रेटेड DNS के बेनिफिट है, हम्म। करेक्ट। उसमें अच्छा, उसमें ये है कि AD अगर इंटीग्रेटेड DNS होगा तो अगर हमारे पास मल्टीपल DNS है तो हम कहीं से भी एडिट कर सकते हैं, किसी भी DNS से जाके हम मल्टीपल AD नहीं, मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर है, तो हमारा बना DNS सभी सर्वर पे हो जाएगा। यहाँ पर सभी हमारा सब। DNS सर्वर अलग है, इसका रिप्ली अब ये DNS सर्वर अलग है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर एक डोमेन कंट्रोलर लिया, जस्ट सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक और डोमेन कंट्रोलर आया, तो आप इसको इस वाले DNS के साथ फिर कनेक्ट करोगे, ठीक है। इसको इस वाले DNS के साथ, और भी डोमेन कंट्रोलर हुए फिर आपके इस वाले, तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब हो गया, अगर ये DNS आपका डाउन हुआ, जस्ट सपोज मान लो इसका भी आप रिप्लिकेशन कर देते हो कि इसका भी एक डोमेन DNS सर्वर और बना देते हो, ठीक है। DNS सर्वर और बना देते तो दो ही तो हुए। एक हम्म। ये, अगर ये कभी फेल हुआ तो ये कभी, आपके पास डोमेन कंट्रोलर कितने हैं? यहाँ पर मैंने 4 डोमेन कंट्रोलर बना दिए। ये DC2 है, ये DC3 है, ठीक है, DC4 है, ठीक है। अब ये अगर फेल हो गया, ठीक है, मान लो इसकी, इसके और इसके बीच में बैंडविड्थ अच्छी थी तो चल रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में और इसके बीच में बैंडविड्थ अच्छी नहीं है, मतलब नेटवर्क का थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये अलग लोकेशन पे होगा, ये अलग लोकेशन पे होगा, तो फिर से प्रॉब्लम। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2003 के बाद से इंट्रोड्यूस किया था कि एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड DNS, AD और को DNS के अंदर ही मर्ज कर दिया। उससे पहले अलग ही अलग थे ये, ठीक है। तो AD DNS, अब उससे फायदा क्या हुआ कि आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटा है NTDS, ठीक है, वो बाय डिजाइन वो रिप्लिकेट होता है। एप्लीकेशन जोन, इसीलिए एप्लीकेशन जोन नाम उसका अलग से लिखा गया, एप्लीकेशन जोन, ठीक है। एप्लीकेशन जोन भी आपको इसका पार्ट बना दिया, क्योंकि एप्लीकेशन यहाँ पर क्या है आपका, ये DNS है,
डीएनएस एडी का पार्ट, एडी के डेटाबेस का पार्ट है, बट वो किस पार्टीशन में आता है? एप्लीकेशन जोन में, ना कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन जोन में आता है, ना ही किसी ऐसी जोन में आता है जो मतलब यूजर्स के डेटाबेस या साइट, मतलब एडी के कोर स्ट्रक्चर के साथ में हो। करेक्ट? राइट। करेक्ट? हेलो? यस यस हाँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, बेनिफिट क्या है कि एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस का बेनिफिट क्या है कि आपका कोई भी चेंज एडी के ऊपर, ठीक है, एडी या डीएनएस के, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास सीधे आएगी? अगर एडी इंटीग्रेटेड है, वो आएगी डोमेन कंट्रोलर के पास। ठीक है, अब डोमेन कंट्रोलर के पास आएगी अगर वो रिक्वेस्ट, तो डोमेन कंट्रोलर का डेटा रिप्लिकेट हो रहा है दूसरे डोमेन कंट्रोलर के साथ, दूसरे डोमेन कंट्रोलर का डेटा रिप्लिकेट होता है तीसरे, तीसरे का चौथा, मतलब ये आपस में सारे के सारे सिंक्रोनाइज हैं, सिंक कर रहे हैं, रिप्लिकेट कर रहे हैं डेटा को। तो हमारे पास सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है तो इसके पास भी एनटीडीएस का पूरा डेटाबेस है। ठीक है, तो ये सिंगल पॉइंट फेलियर को हमने अवॉइड कर दिया। फिर उसके बाद स्लोनेस का इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास सेम डेटाबेस की फाइल है। इसके पास अगर मान लो जस्ट सपोज इसके पास रिक्वेस्ट आई तो ये फुलफिल कर देगा, इसके पास रिक्वेस्ट आई तो ये फुलफिल कर देगा। इन दोनों को किसी और, मतलब इन सारे अगर एडी इंटीग्रेटेड डोमेन कंट्रोलर है, इनको किसी और सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है टू चेक डीएनएस एड्रेस। ठीक है, और इंटीग्रेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या मिलता है? एसआरवी रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने आपको डीसी लोकेटर बताया था। ठीक है, डीसी लोकेटर का काम क्या होता है? डोमेन कंट्रोलर को लोकेट करवाना कि डोमेन कंट्रोलर उस साइड में प्रेजेंट है या नहीं है। रिप्लिकेशन भी डीसी लोकेटर की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये एसआरवी रिकॉर्ड का पार्ट है। एसआरवी रिकॉर्ड हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जब कोई हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, सर्विसेज यहाँ पर कौन कौन सी हमारी है, कोई बता सकता है? डोमेन कंट्रोलर कौन कौन सी सर्विसेज देता है? तभी तो उसके एसआरवी रिकॉर्ड बनेंगे। वो टिकटिंग वगैरह जनरेट होता है उसके बिहाफ पे। करबरोज एक सर्विस है, क्योंकि उसका एसआरवी रिकॉर्ड आपने देखा। दूसरी बता दो। पासवर्ड एलडेप के पासवर्ड कौन सा? एसएससी भी हो गया, नॉलेज के कंसिस्टेंसी पासवर्ड ये पासवर्ड मतलब केसीसी हो गया। करवोज को ही बोलते हैं क्या? केसीसी हो गया, नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर, जो रिप्लिकेशन के लिए। नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ सर्विसेज। अच्छा। सर्विसेज कौन कौन सी एक्टिव डायरेक्टरी प्रोवाइड करता है? देखो, एक्टिव डायरेक्टरी वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जिसके एसआरवी रिकॉर्ड्स बने हैं। ठीक है, अब आपने पूछा था मुझसे कि हम अगर इस डोमेन कंट्रोलर पे, जस्ट सपोज मान लो ये डोमेन कंट्रोलर है हमारा, सॉरी ये गलत जगह, ये डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया है? एडी का रोल इंस्टॉल किया है, डीएनएस इंटीग्रेटेड था इसलिए आ गया, और हमने जीसी इंस्टॉल नहीं किया, जीसी कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो यहाँ पर क्या होगा? इस डोमेन कंट्रोलर के लिए जो एसआरवी रिकॉर्ड्स बनेंगे, ठीक है, उनमें किस किस का रिकॉर्ड बनेगा जाके? वो करबरोस का बन जाएगा, ठीक है, एलडेप का बन जाएगा, ठीक है, और किसका नहीं बनेगा? जीसी का रिकॉर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो जीसी का रिकॉर्ड बनेगा नहीं इस डोमेन कंट्रोलर के, मतलब ये डोमेन कंट्रोलर आपका एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट करेगा, मैंने एडवर्टीजमेंट भी बताया था कि क्या होता है, कि डोमेन कंट्रोलर खुद से एडवर्टीज करता है कि ये मेरे एसआरवी रिकॉर्ड्स हैं, आप लोग ये सर्विसेज ले सकते हो। तो यहाँ पर जीसी की सर्विस का एसआरवी रिकॉर्ड होगा नहीं, तो मतलब जीसी से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट इस डोमेन कंट्रोलर के पास नहीं आएगी। ठीक है, तो जीसी से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट होगी तो किस डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगी? जिसके पास एसआरवी रिकॉर्ड होगा, किसका? जीसी का, क्योंकि वो जीसी बना है, वो उसके पास जीसी रोल है। तो यहाँ पर जो एसआरवी रिकॉर्ड्स हैं, जब आप किसी भी डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करते हो तो वो
SRV रिकॉर्ड ही डिसाइड करता है कि उसके ऊपर आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन की थी। आप उस हिसाब से उसके रिकॉर्ड्स बनते हैं वहां पे। क्लियर? ठीक है। Yes. मतलब ये देखो, यहाँ पर मेरा इंटेंशन ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अंदर डीप ड्राइव करना है, अंदर घुसना है, तो आप खुद से लैब बनाओ, ठीक है। और खुद से लैब बनाने के बाद जितनी R&D करनी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप खुद से करो। क्या होगा? ज़्यादा नहीं कन्फिगर होगा, क्योंकि बट आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो लर्निंग करने के लिए खुद से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जीसी, आप जीसी इंस्टॉल नहीं करोगे, क्या उसका SRV रिकॉर्ड बनेगा या नहीं बनेगा? आप खुद से चेक करो, खुद से रिकॉर्ड डिलीट करो। मैंने आपको ये भी दिखाया था कि अगर आप रिकॉर्ड डिलीट कर देते हो तो कौन सी ऐसी सर्विस है जो आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली बना देगी। कोई बता सकता है उसका आंसर? मान लो आपने यहाँ पर, मैंने जीसी का रिकॉर्ड डिलीट मार दिया, ठीक है। जीसी का मैनुअली जाके रिकॉर्ड डिलीट मार दिया, या करबरोस का ही मार दिया, या एलडेप का मार दिया, तो यहाँ पर जा फिर मैं ऐसी कौन सी सर्विस रन करूंगा जिससे सर्विस रन करूंगा services.msc में, ठीक है। तो कौन सी सर्विस ऐसी रन करूंगा जिससे ये अपने आप रिकॉर्ड बन जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है। आई थिंक नेट लॉगिन की सर्विस होगी। नेट लॉगन Yes. सर्विस, ठीक है। जब आप कोई भी डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हो, ठीक है, कोई भी डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करोगे, अब उस समय आपने डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने के लिए ADDS रोल इंस्टॉल किया। ADDS रोल इंस्टॉल करने के बाद आप प्रमोट पे क्लिक करते हो। प्रमोट करने के बाद वहां पर आप कॉन्फ़िगर करते हो एक्चुअल में कि इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कौन सा डोमेन होना चाहिए, करेक्ट, इसके ऊपर DNS होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर GC होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर करते हो। तो इन सारी चीज़ों को जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो इनकी दो फाइलें बनती हैं, ठीक है। दो फाइलें बनती हैं, दोनों फाइल, एक बनती है हमारी नेट लॉगऑन फाइल, ठीक है। इस नेट लॉगऑन फाइल के अंदर सारी की सारी DNS की डिटेल होंगी। DNS के जितने रिकॉर्ड एक डोमेन कंट्रोलर, उन रिकॉर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं जो आपने मैनुअली बनाए हैं, या डोमेन कंट्रोलर के प्रमोशन करने के टाइम पर जो रिकॉर्ड बने थे, वो सारे के सारे कैप्चर हो जाते हैं इस फाइल के अंदर, ठीक है। अब जस्ट सपोज मान लो एक आपने होस्ट बनाया, ठीक है, इसका नाम VM1 रखा, VM01, ठीक है। VM01 इसका IP हो गया, तो ये रिकॉर्ड आपका नेट लॉगऑन में जाके नहीं इसकी एंट्री होगी, ये आपका किस में जाएगा? ये आपका DNS के डेटाबेस में रहेगा, क्योंकि ये DNS का पार्ट है, DNS के डेटाबेस का पार्ट है। समझ रहे हो? ये कस्टमाइज रिकॉर्ड है, जो कस्टमाइज या क्रिएटेड रिकॉर्ड है, जो आपने क्रिएट किया या इस VM ने क्रिएट किया, करेक्ट। यहाँ पर जो नेट लॉगऑन के अंदर जो रिकॉर्ड आएंगे, जो डोमेन कंट्रोलर प्रमोट होने के बाद जो जो रिकॉर्ड रिक्वायर हैं फॉर दी डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। मान लो इसमें आपने GC सिलेक्ट किया था तो GC इसमें आएगा, GC अनसिलेक्ट किया था तो GC इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड बनते हैं। दूसरी फाइल बनती है DC, दूसरी फाइल बनती है हमारी DC प्रोमो के नाम से, ठीक है। इसमें आपने जो जो स्टेप्स लिए हैं वो सारे के सारे कैप्चर हो जाते हैं। आप देख सकते हो लाइन बाय लाइन आइटम कि ये स्टेप्स हमने क्लिक किए हैं, और अगर कोई स्टेप पे कोई इशू आ रहा है तो वो भी उसकी एरर लॉग्स यहाँ पे जाके कैप्चर हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी फाइल भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको हम रिसर्च, इसको हम ओपन करके देखेंगे भी कि क्या क्या लॉग्स कैप्चर हो रहे हैं। वैसे तो मैंने ये बताए हैं अपने वीडियो में, अगर देखोगे मैंने बताए हुए हैं एपिसोड में, एपिसोड 1 शायद, एपिसोड 1 या 2 में। तो बट यहाँ पर भी मैं फिर से आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें अभी तक क्लियर हैं? कोई क्वेश्चन? नहीं। क्लियर है कोई भी? इसमें। ठीक है। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ मतलब बताओ। जैसे डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते वक्त अगर मान लो हमने GC को वहाँ पे
अनचेक कर दिया, ठीक है, वैसे ही डोमेन कंट्रोल प्रमोट कर दिया, तो बाद में डोमेन कंट्रोल डीसी प्रमोट होने के बाद में जीसी को इनेबल करना है, तो तो साइट एंड सर्विसेज पे जाके वो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मान लो डीसी प्रमोट करते वक्त जीसी आप कभी भी आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। बस उसके ओके, बाद वहाँ उसके बाद आपका जो डीएनएस रिकॉर्ड है वो बन जाएगा। बट उसके लिए आपको, अगर आप रिबूट ले लेते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। रिबूट ले लेते हो तो उसके बाद डीएनएस रिकॉर्ड अपने आप, डीएनएस रिकॉर्ड कभी भी बनेगा वो नेट लॉग ऑन सर्विस ही बनाएगी ऑटोमेटिकली। तो नेट लॉग ऑन ओके सर्विस को रिस्टार्ट होना जरूरी है, या आप डोमेन कंट्रोलर को रिबूट कर दो, वो माइक्रोसॉफ्ट का सजेशन है, ठीक है। अब जीसी की बात रही, अब जीसी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक सिंगल डोमेन है आपके पास तो जीसी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रोल प्ले करता है। अगर हम मल्टी डोमेन की बात करते हैं, यहाँ पर एक डोमेन 1 है, ये डोमेन 2 है, ठीक है, ये डोमेन ओके 2 है, ये डोमेन 3 है। अगर हम मल्टी डोमेन की बात करते हैं, डोमेन 3 है, यहाँ पे डोमेन 4 है। तो इस वाले कंडीशन में हमारे लिए जीसी, ठीक है, जीसी और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ठीक है, ये दो रोल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बट इन दोनों रोल का काम एक एक जैसा तो पूरा नहीं होता, बट सिमिलर कुछ ना कुछ चीजें एक जैसी होती हैं। यस। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या कहता है कि आपने इंटरव्यू में जरूर क्वेश्चन सुना होगा कि अगर किसी भी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जीसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, ठीक है, तो क्या होगा, जीसी अपना काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, हाँ हाँ करेक्ट। एक सर्वर पे नहीं होना चाहिए सर। हाँ, तो यहाँ पर इस टाइप की अगर आपके पास मल्टी इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि यहाँ पर मान लो टोटल ये पूरा का पूरा हमारा 4 डोमेन है, 4 डोमेन में हमारे 16 डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, 16 डोमेन कंट्रोलर। तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है 16 के 16 डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आप जीसी इनेबल कर दो। अगर आपने 16 के 16 डोमेन कंट्रोलर में जीसी इनेबल कर दिया तो आपका जो ये रोल है ना, इसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी, ये रोल खत्म, इसका ये यूज ही नहीं होगा रोल, क्योंकि इसका पूरा काम मतलब पार्शियली पूरा काम बोले या ऑलमोस्ट सारा काम फुलफिल कर देता है जीसी, ठीक है। अगर मल्टी डोमेन है इन्वायरमेंट तो आप जीसी इनेबल कर दो सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, तो आपकी जो स्पीड है या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बोले स्पीड नहीं, परफॉर्मेंस है सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर की या इन्वायरमेंट की, वो बहुत अच्छी हो जाएगी कंपेरेटिवली। मतलब अगर आप कुछ डोमेन कंट्रोलर पे जीसी इनेबल करते हो, कुछ पे नहीं करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है सब पे जीसी इनेबल कर दो। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए मल्टी डोमेन में, तो आप माइक्रोसॉफ्ट के रिकमेंडेशन दे सकते हो। बहरहाल अगर वो पूछता है नहीं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो आप डिफरेंस बता सकते हो। आईएम में तो यही है ना, अगर दोनों पे अगर रहेगा तो आईएम जो है रेफरेंस को आगे वो अपडेट नहीं कर पाएगा। हाँ, आई बी, आईएम अपने रेफरेंस को करेक्ट। अपडेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्लोबल कैटलॉग ऑलरेडी वो पार्शियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है, उस वजह आईएम से को वो ये लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से ही है। ऑलरेडी है। हाँ, हाँ, तो वो काइंड ऑफ अगर मतलब मैं बताता हूँ एक जैसे नहीं है दोनों, बट उनका मोटिव एक जैसा ही निकलता है, करेक्ट। पार्शियल right। इंफॉर्मेशन, उनका वो क्वांटम मोटिव एक, ऑब्जेक्ट में रखता है, वो सेव करके ना, वो इंफॉर्मेशन को हाँ हाँ। क्वांटम ऑब्जेक्ट में सेव करके रखता है, लाइक वो अ, उसका तो जीयूआईडी यहाँ पर और यहाँ पर एफआईडी। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ग्रुप। अगर आप इनकी बात करते हो तो ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक डोमेन से दूसरी डोमेन में कोई यूजर तो चला जाता है, पर वो यूजर किसके थ्रू जाता है, ग्रुप्स के थ्रू जाता है। तो ग्रुप्स एक बार ये मैंने इस पे पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हो, वो भी देख लेना।
तो यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं हमारे, वो 3 टाइप के ग्रुप्स होते हैं: डोमेन, डोमेन, लोकल, यूनिवर्सल, एंड ग्लोबल। ग्लोबल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्रॉस डोमेन की बात करते हो तो यूनिवर्सल ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी मेंबरशिप। तो यहाँ पर इसकी मेंबरशिप की वजह से कुछ फैंटम ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, और उन फैंटम ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सारे के सारे डोमेन के पास होनी चाहिए, और यहीं पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आईएम। उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रखता है, मतलब दूसरे डोमेन, इस वाला आईएम दूसरे की इंफॉर्मेशन रखेगा, इस वाला आईएम दूसरे की इंफॉर्मेशन रखेगा। तो यहाँ पर आ जाता है फैंटम ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट। तो ये आप जो है पढ़ सकते हो, मैंने इसमें पूरा बताया हुआ है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अब जीसी क्या है, जीसी के पास तो पार्शियल कॉपी पहले से ही दूसरे की है, तो इसलिए डोमेन कंट्रोलर का लगता है कि मेरे पास तो पहले से इंफॉर्मेशन है, मैं क्यों रखूं। करेक्ट, तो ये चीज आ जाती है यहाँ पर। तो इसको लेकिन आप एक बार देख लेना। हाँ, पर इंटरव्यू मैंने वहां पे और अच्छे से एग्जांपल में बताया, क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग वाला ये, अगर आपको नहीं समझ में आता वो वीडियो देख के, मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको और डिटेल में बताऊंगा इसको। बट हाँ, ये समझ लो आप फैंटम ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं, और फैंटम ऑब्जेक्ट्स की पार्शियल इंफॉर्मेशन, फैंटम ऑब्जेक्ट्स काइंड ऑफ मेंबरशिप, क्योंकि ये जो हमारा यूनिवर्सल ग्रुप होता है वो सारे के सारे डोमेन में एक्सेसिबल होता है। ठीक है, अब यहां पर हम जीसी इनेबल कर दिया अगर डोमेन, सारे डोमेन कंट्रोलर पे, तो हमारी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाती है। स्पीड मतलब परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस का मतलब हो गया हमारा ऑथेंटिकेशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम अपने फिर से आए, तो अभी तक कोई किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है। ठीक है। No. ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ अब आपसे फिर से, मतलब देखते हैं। सबसे पहले आंसर देंगे रोहित। ठीक है, क्योंकि रोहित फिर उसके बाद जो है निशांत, और या फिर और कोई देना चाहे तो। यहाँ पर रोहित और गणेश और तरुण, ये लोग देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर रोहित, जस्ट सपोज मान लो मैं यहाँ पर एक मेरा ऑन प्रमाइस में डीसी है। ठीक है, DC01, और ये है मेरा एजोर पे, मुझे DC2 बनाना है, ADC। और यहाँ पर मेरा है, ये है मेरा एजोर AD, एजोर AD। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ से यहाँ के लिए क्या करोगे, और यहाँ से यहाँ के लिए आप क्या करोगे? क्वेश्चन क्लियर है? यहाँ पर एक मेरे DC AD, 01 है। एक DC01 है जो कि हमारा ऑन प्रेम है। ठीक है, ऑन लिख दिया। ये हमारा एजोर पे है, और ये हमारा एजोर AD है। ठीक है, एजोर AD। अब एजोर AD, और ये ऑन प्रमाइस AD है, और ये हमारा ADC01। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये हमारा एग्जिस्टिंग है, आपको नया ये बनाना है और नया ये बनाना है सेटअप। तो आप क्या करोगे? बड़े मतलब कुछ स्टेप्स आप बता दो पहले, एक दो, जैसे मैंने अभी तक बताए भी हैं, इसके लिए तो बता ही दिया था आपको। ठीक है, और ये वाले अब हम इसको भी अगर ऐड करते हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे? DC0 के लिए वही करेंगे जो पहले भी डिस्कस कर रहे थे, IP मैं एक्सप्लेन DNA। करूँ क्या इसको? एक एक करके करते हैं, मतलब पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं, ये पता चले ना इनको क्लियर हुआ नहीं हुआ है। रोहित, आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? हाँ, इसका नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे पहले जो आईपी
जो आईपी असाइन जो ऑन प्रीमाइसेस पे आईपी असाइन करना, और पहले नेटवर्क कनेक्टिविटी आईपी असाइन करना, ये ऑन प्रीमाइसेस का क्लियर हुआ, लेकिन ये अजूर वाला एडीसी का जो स्टेप्स है वो क्लियर नहीं। ओके। निशांत, अब आप सेम में वो एडीसी के लिए आईपी असाइन करेंगे, डीएनएस उसका डालेंगे। ठीक है, चलो फिर वो ये वाले जो तुमने अभी मैंने स्टेप्स बताए वो वाले सारे करेंगे इसके लिए, करेक्ट। इसके लिए क्या करोगे? जियो रेडी के लिए वो कनेक्ट उससे ओके, ठीक है, एडी चलो संबित कनेक्टर आप बताओ। वगैरह। हाँ ठीक है, संबित आप बताओ। तरुण, गणेश, आपका कोई इनपुट? तो एडी कनेक्ट टूल से इसके साथ ऑन प्रेम के साथ एजर एडी के कनेक्ट करेंगे। ओके, एडी कनेक्ट। अब आप बताओ सिद्धेश। हाँ, ये करेंगे क्या इसको ऑन, ये तो हमारे कनेक्टिविटी के लिए पहले ये आपस में ये कनेक्ट हो सके, उसके लिए हमें इंट्रा आईडी कनेक्ट टूल है, जब भी इन्होंने आईडी कनेक्ट बोला दोनों सेम ही है, एक तरह से बोल हाँ सकते हैं हाँ। नेम इंट्रा आईडी कनेक्ट। हम वो इंस्टॉल करेंगे ताकि वो सिंक हो जाएगा। जब हमारा सिंक हो जाएगा तो ऑन प्रेम टू जो भी हमारा जो एडी पे जो यूजर्स वगैरह बन रहे हैं वो सिंक हो सकता है उस पे। ठीक है, और चलो मैं समझ गया। अब मैं इसमें एक एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर देना आप। देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास 50 यूजर्स हैं, ये पूरा का पूरा सेटअप हो गया है, ठीक है, ठीक है। तीनों चीजें हो गई हैं, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे 50 यूजर्स हैं, ठीक है। अब 50 यूजर्स हैं, ये आपका सिंक भी चल गया, ठीक है, ये आपका रिप्लिकेशन भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर 50 यूजर्स हैं, यहाँ पर कितने यूजर्स होंगे? यहाँ पर कितने यूजर्स होंगे ADC 02 में? अच्छा, यहाँ पे इसका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है तो इसमें भी 50 ही यूजर्स होंगे। 50 यूजर्स हैं और मैंने सिंक फुल कर रखा है, तो यहाँ पर कितने यूजर्स होंगे? यहाँ पे भी ये इतना ही सेम ही जाएंगे, 50 यूजर्स ही जाएंगे, ठीक है, तीनों जगह सेम ही जाएंगे। ठीक है, इसके चलो मैंने 50 यूजर्स, ये वो है 50 यूजर्स डिफ़ॉल्ट वालों को हटा के, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हटा दिया हमने। तो 50 यूजर्स मैंने कस्टमाइज बनाए थे, वो 50 यूजर्स हर जगह सिंक हो गए। यहाँ पर भी 50 यूजर्स, हम डिफ़ॉल्ट वालों को हटा देते हैं अभी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाले सिंक नहीं करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट वालों को हटा देते हैं। तो यहाँ पर 50 यूजर्स ये आ गए मेरे, 50 यूजर्स यहाँ पर आ गए। अब ये यूजर, यहाँ पर यूजर राम है, ठीक है। अब ये यूजर राम एक कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करता है, ठीक है। ये कंप्यूटर हमारा हाइब्रिड ज्वाइन है। हाइब्रिड ज्वाइन का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? हाइब्रिड ज्वाइन का मतलब है एडी से भी वो ज्वाइन है ऑन प्रेम भी, और हमारा एजोर एडी कनेक्ट से भी वो ज्वाइन है एडी। तरुण, आपने देखा है हाइब्रिड ज्वाइन? हाइब्रिड ज्वाइन बोले तो हम लोग मतलब जो एक यूजर आईडी है वो मतलब नॉर्मल आईडी भी उसमें लॉगिन कर सकता है। और देखो, नहीं नहीं, मैं हाइब्रिड वर्क ज्वाइन का स्कूल से मतलब, जाके, हाँ देख के हैं, वर्क स्कूल में जाके वहां से जाके देखो हम उस पे हाइब्रिड ज्वाइन का मैंने बता देता हूँ फिर से। हाइब्रिड ज्वाइन का, इससे पहले क्या होता था, एजोर से पहले, एजोर से पहले एक कंप्यूटर को हम डोमेन ज्वाइन कराते थे, करेक्ट? करेक्ट। डोमेन ज्वाइन कराते थे। डोमेन ज्वाइन में हम क्या करते थे, उस कंप्यूटर का नाम होता था, मान लो इसका नाम है, हमने रख दिया है राम 01, इस कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। तो हम इसका डीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे। डीएनएस हमारा आईपी होना चाहिए था डोमेन कंट्रोलर का आईपी, ठीक है, DC 01 हो गया यहाँ पर इसका आईपी।
अब इसका मतलब है ये हमारा जो कंप्यूटर है ये डोमेन कंट्रोलर से रीचेबिलिटी है, मतलब डोमेन कंट्रोलर से इसके एडी पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, एडी पोर्ट्स ओपन है। एडी पोर्ट्स फॉर दी ज्वाइनिंग अलग होते हैं, रिप्लिकेशन के लिए कुछ अलग पोर्ट होता है, वो भी मैंने पूरा प्रॉपर उस पर बताया हुआ है कि कौन कौन से पोर्ट ओपन होने चाहिए फॉर ज्वाइनिंग के लिए, कौन से रिप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये कंप्यूटर हमारा रीचेबल है फॉर DC01, तो ये हम इस कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन करा सकते हैं। अब ये कंप्यूटर डोमेन में ज्वाइन हो गया, तो ये पहले होता था। अब उसके बाद अगर आपका इन्वायरमेंट हाइब्रिड है, ये हमारा इन्वायरमेंट हाइब्रिड है। क्यों इन्वायरमेंट हाइब्रिड है? क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑन प्रमाइस एडी ये है, ये भी ऑन प्रमाइस एडी है। ठीक है, ये है भले एजोर पे हमारा डोमेन कंट्रोलर, बट ये किसकी कैटेगरी में आएगा? ऑन प्रमाइस एडी। और ये हमारा क्या है? एजोर एडी या इंट्रा आईडी। ठीक है, इंट्रा आईडी। ये जब एजोर एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रमाइस, विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी या ऑन प्रमाइस, और एजोर एडी या इंट्रा एडी, ये दोनों जब आ जाते हैं साथ में तो हम इसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड एडी या हाइब्रिड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब अगर ये हमारा एनवायरनमेंट है, इसका मतलब है जो हमारे कंप्यूटर है, क्लाइंट मशीन है, एंड यूजर मशीन है। एंड यूजर मशीन ये है, एंड यूजर मशीन का हो गया। एंड यूजर मशीन का मतलब क्या हुआ? जो क्लाइंट है, एंड यानी यूजर, जो हाँ, एंड यूजर मशीन का देखो, क्लाइंट भी बोलते हैं। क्लाइंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट वाला पड़ा होता है, इसलिए हम उसको क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, एंड यूजर मशीन या यूजर मशीन, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। एंड लोकल यूजर, एंड यूजर जो फाइनली इन एप्लीकेशन को यूज कर रहा होगा, उसको हम एंड यूजर मशीन बोलते हैं। ठीक है, इन एप्लीकेशन को यूज करने के लिए जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे विंडोज 10, विंडोज 11, ठीक है, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि क्लाइंट वाले होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना? ये तो पता होगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। बेस मशीन, Yes. बेस मशीन या लोकल मशीन। ठीक है, तो अब ये मशीन, अगर हमारा एनवायरनमेंट हाइब्रिड है तो ये मशीन भी हाइब्रिड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने डोमेन भी ज्वाइन कराया और इसको हमने एजोर एडी ज्वाइन भी करा दिया। एजोर एडी ज्वाइन भी करा दिया इसको। अब उससे फायदा क्या होगा? जब ये हमारा मशीन लोकल नेटवर्क पे होगा, लोकल नेटवर्क का मतलब हो गया प्राइवेट नेटवर्क या ट्रस्टेड नेटवर्क भी बोलते हैं अब आजकल हम इसे, ट्रस्टेड नेटवर्क। ट्रस्टेड नेटवर्क और लोकल नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क, ये क्लियर है ना आपको? और पब्लिक, दो टाइप के नेटवर्क होते हैं एक मशीन के लिए, या इंटरनेट या अनट्रस्टेड। ठीक है, इनको हम अनट्रस्टेड भी बोलते हैं। तो अगर ये दो टाइप के नेटवर्क होते हैं जो कि मशीन के लॉगिन के सिनेरियो को चेंज कर देते हैं। अगर इन पे होगा तो ये ऑन प्रमाइस एडी को यूज करेगा फॉर लॉगिन। ठीक है, ऑन प्रमाइस एडी को यूज करेगा। अगर ये इन पे होगा तो ये किसको यूज करेगा? एजोर एडी को। ठीक है, एजोर एडी को यूज करेगा। तो यहां पर ये बेनिफिट हमें मिल जाता है हाइब्रिड में। हाइब्रिड में ये बेनिफिट मिल जाता है हमें कि हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। समझे? Yes. सिद्धेश, आपका क्लियर हो? कोई क्वेश्चन? ऑन बट एक चीज ऑब्जर्व करके देखें इसमें, जब हाइब्रिड में जब ज्वाइन दोनों अगर कर देते हैं, तो जब हम ऑफिस में बैठते हैं, इंटरनल नेटवर्क में बैठ के हम एजोर एडी से अगर उसको लॉगिन कराते हैं, तो कुछ ना कुछ स्लोनेस का इश्यूज आ जाता है उस केस में। देखो यहां पर आप आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है। रीजन क्या, मैं बताता हूँ। जब ये मशीन आपके नेटवर्क में पहुंचती है, ठीक है, इस मशीन को कैसे पता कि ये इस नेटवर्क में है या इस नेटवर्क में है? कोई बता सकता है?
इस मशीन को कैसे पता है कि वो ट्रस्टेड नेटवर्क में है या लोकल नेटवर्क में या पब्लिक नेटवर्क में है? वो डिपेंड करता है डीएनएस। आईपी एड्रेस है। वो सिर्फ आईपी टीसीपी आईपी डिटेल की वजह से, पूरा अगर बोले तो टीसीपी आईपी डिटेल, उसमें डीएनएस भी आ गया और आईपी भी आ गया, करेक्ट? ठीक है, तो टीसीपी आईपी की वजह से उसको पता चलता है कि वो ट्रस्टेड में है या अनट्रस्टेड में। ट्रस्टेड में कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो डोमेन कंट्रोलर का आईपी है, ये पर्टिकुलर आपका जो कंप्यूटर है ये डोमेन में ज्वाइन किया है, तो इसका जो हमने इसको कॉन्फ़िगर किया था, इसका जो टीसीपी आईपी जो कॉन्फ़िगर किया था डीएनएस के साथ में, तो इसको पता है कि इसका होस्ट रिकॉर्ड और उसका आईपी, ठीक है, और उसका डोमेन कंट्रोलर, ये एक ट्रस्टेड नेटवर्क में है। और जैसे ही ये डीएनएस मैच होगा वो समझ जाएगा कंप्यूटर कि ये ट्रस्टेड नेटवर्क में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आपको ये आईपी प्लस डीएनएस अगर आप कॉन्फ़िगर रन करते हो कमांड, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसका डीएनएस पूरी कैसे क्लियर कर दी, करेक्ट? ये कमांड सुना है, आईपी कॉन्फ़िग यस प्लस डीएनएस, यस 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 ठीक है। कैसे उसके clear बाद अगर आप फिर से इसमें लैन या इसको वाईफाई लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, तो उस समय ये थोड़ा सा टाइम लेगा पूरा चेक करने के लिए। क्या होता है उस समय, ये चेक करता है कि आईपी क्या मिला, डीएनएस क्या मिला, ये डोमेन कंट्रोलर तक अपनी रीचेबिलिटी चेक करता है कि मैं रीच कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये कर लेता है रीच, ठीक है, तो ये उस समय आपको लॉगिन कहाँ से कराएगा? अगर आपका कंप्यूटर मान लो आपने लॉगिन नहीं किया है, तो आपने अगर जैसे ही इसमें प्लग इन किया नेटवर्क कार्ड या एनआईसी या केबल प्लग इन की या वाईफाई प्लग इन किया, तो ये टाइम लेगा। आपने प्लस कमांड रन की, उसके बाद रिबूट कर दिया, सिस्टम आया वापस, आपने क्या किया उसमें केबल प्लग इन की, या पहले से प्लग इन केबल है या पहले से वाईफाई कनेक्टेड है। वाईफाई कौन सा है आपका? लोकल वाईफाई है, लैन वाईफाई, ठीक है। तो ये कंप्यूटर थोड़ा सा टाइम लेगा, उस समय क्या डोरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। डोरा प्रोसेस के थ्रू ये फिर से आईपी आईपी सब सारी चीजें पिक करेगा, टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन का सब कुछ पिक करने के बाद आप इस पे जब लॉगिन करोगे, फर्स्ट टाइम लॉगिन, इस अभी इसके बाद कैसे क्लियर हो गई है, जब आप इसके पास लॉगिन करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा चेक करने के लिए, क्योंकि जो आपकी रिक्वेस्ट है लॉगिन की वो डोमेन कंट्रोलर के पास गई। जैसे इसको टीसीपी आईपी मिला, टीसीपी आईपी में डीएनएस डिटेल मिली, डीएनएस डिटेल ये देखेगा कि इस जो आईपी मिली है डोमेन कंट्रोलर की या डीएनएस की, वहां तक मेरी रीचेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, थ्रू नेटवर्क। तो ये देखेगा हाँ मैं रीच कर पा रहा हूँ, तो आगे पैकेट भेज देगा और लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्या मिलता है, पब्लिक में मिलता है इसको एक अलग डीएनएस, जहां से इसकी रीचेबिलिटी इसके डोमेन कंट्रोलर तक होती नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये समझ जाएगा कि मैं पब्लिक नेटवर्क पे हूँ, तो आपका जो लॉगिन मैकेनिज्म है वो तुरंत का तुरंत चेंज हो जाएगा। साइन इन जब हम एजोर एडी के थ्रू आपका लॉगिन हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि आपका जो है कैसे से लॉगिन हो जाता है, क्योंकि 30 डेज तक आपका कैसे से लॉगिन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैसे से भी लॉगिन हो सकता है, एडी एजोर एडी से भी लॉगिन हो सकता है अगर आप आउटसाइड नेटवर्क हो। तो ये डिपेंड करता है, मतलब इसमें श्योरिटी नहीं किससे लॉगिन होगा, बट कैसे से भी लॉगिन हो सकता है और आपका एजोर एडी से भी लॉगिन हो सकता है, ठीक है। एजोर एडी से जब लॉगिन होता है तो आपके सिस्टम पे ग्रुप पॉलिसी ये सब कुछ अप्लीकेबल नहीं होते, जो पहले से अप्लीकेबल है वही सारी चीजें अप्लीकेबल होती हैं। उस समय आपके सिस्टम पे इंट्यून अगर होगा आपके एनवायरनमेंट में तो वो लग जाएगा, इंट्यून अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि एजोर एडी के साथ में आपका काम करता है इंट्यून, और अगर ऑन प्रेमाइस एडी है तो आपके सिस्टम पे कौन अप्लीकेबल होगा, एससीसीएम, ग्रुप पॉलिसी। ठीक है। इंट्यून और एससीसीएम दोनों ही सेम चीजें हैं, दोनों ही कंप्यूटर मैनेजमेंट के काम में आती हैं, ठीक है। बट एससीएम ऑन प्रेम के लिए ऑन प्रेम में यूज करते हैं उसको, क्लाउड के लिए तो ये हाँ मैंने ऑन प्रेम का ही लिखा है, ऑन प्रेम एडी के साथ में काम करता है एससीसीएम, इंट्यून आपका एजोर के साथ में काम करेगा,
ठीक है। एजोर अगर मैं बोल रहा हूँ तो एजोर एडी बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम एडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये ऑन प्रेम एसीसीएम पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो ऑन प्रेम के साथ में काम करती। इंट्यून न्यू टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए वो एजोर के साथ काम करती है। अब ऐसे मतलब इजी वे में अगर समझना तो ये है, ठीक है। ठीक है। और ये अगर टेक्निकली समझा जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म की वजह से ऐसा है। यहाँ पर अलग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, यहाँ पर अलग ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। यहाँ पर कर्बरोज है, यह ओपन है। अच्छा, एक चीज और भी, जैसे हम ऑन प्रेम में हमारा एडी है, एक हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो बनाने जा रहे हैं, हम एजोर पे बनाने जा रहे हैं। हम उस पे एक वीएम क्रिएट किए और वहाँ पे हमने एडीडीएस का रोल्स वगैरह इंस्टॉल कर दिए। बट हमें यहाँ लोकल डीएनएस जो हम वहाँ पे जो डालेंगे, जो हमारा ऑन प्रेम में चल रहा है वही डीएनएस सर्वर जो हम उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो आपस में जैसे एजोर में क्या होता है, कनेक्टिविटी के लिए अगर दो सर्वर या पेयरिंग वगैरह करते हैं, बट हमारा ऑन प्रेम से और यहाँ तक जो एजोर पे जो हम बनाए हैं एडी, दोनों में क्या चीजें ऐसा चीजें डालेंगे तो वो हो पाएगा, कनेक्टिविटी हो देखो, पाएगा। नहीं नहीं, मैं समझ गया आप कहना क्या चाह रहे हो। देखो, जो आप पूछना चाह रहे हो वो एडी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो किसका पार्ट आता है, इसलिए आपको आइडिया नहीं है। वो एक्सप्रेस राउटिंग का पार्ट है। एक्सप्रेस राउटिंग सुना है अपने नाम? ये एडी हो गया हमारा ऑन प्रेम, ठीक है। ये हमारा एडी हो गया ऑन प्रेम, और एडी के साथ में ये हमारा एडी नहीं है, ये हमारा पूरा डेटा सेंटर है, ठीक ठीक है। है। ये हमारा डेटा सेंटर है। यहाँ पर हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, स्विचेस है, फायरवॉल है। यहाँ पर हमारी वीपीएन कनेक्टिविटी होती है या एक्सप्रेस कनेक्टिविटी होती है, पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन कनेक्टिविटी होती है। पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन कनेक्टिविटी आप किसके साथ इनेबल करोगे? पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन कनेक्टिविटी आप इनेबल करोगे एजोर के डेटा सेंटर के साथ या एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर। इसको हम वीपीएन कनेक्टिविटी बोलते हैं या यानी वीपीएन टनल बोलते हैं, ठीक है। टनल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको। तो ये क्या पॉइंट, होगा, एक्सप्रेस राउटिंग भी बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इसको। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इसके दो फंडे दे रखे हैं, एक एक्सप्रेस राउटिंग दे रखी है और एक वीपीएन टनल दे रखा है, पॉइंट टू क्या पॉइंट मुझे वीपीएन एक टनल। एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा दोनों जगह, या क्या है एक हाँ चीज? हाँ, यही दोनों जगह करना पड़ेगा। दो वे हैं कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इसका मान लो आईपी आपका 10 सीरीज का है, ठीक है। आपने यहाँ पर बनाया, ये आपने जो बनाया, ये बनाया 172 सीरीज का सबनेट लिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपने राउटिंग कर दी, 10 सीरीज का एक आईपी यहाँ पे दिया, 172 सीरीज का आईपी यहाँ पर दिया, तो ये अपना सबनेट हो गया। अब यहाँ पर आपको जो भी वीएम बनाओगे, मान लो यहाँ पर आपने ADC01 बनाया, ठीक है। तो आपको इसका पब्लिक आईपी डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, जनरली हम पब्लिक आईपी डाल देते हैं और प्राइवेट आईपी, दो ऑप्शन होते हैं वी अजोर में। तो यहाँ पर आपको पब्लिक आईपी डालने की जरूरत नहीं है, आप प्राइवेट आईपी से यहाँ से रिमोट ले सकते हो। बस खाली वो रिमोट आपको यहाँ पर जो भी फायरवॉल आएगी वो अलाउ करना पड़ेगा। 326 क्या होता है आरडीपी पोर्ट? रिमोट एक्सेस करने के लिए। हाँ, आरडीपी पोर्ट होता है 3289 3268 3268, हाँ 3268। 3268 आपने अलाउ कर दिया तो आप यहाँ से यहाँ तक का रिमोट ले सकते हो। तो ये एक्सप्रेस राउटिंग या एक्सप्रेस टनल या वीपीएन टनल के बीच थ्रू हम करते हैं। 3389 होता है। 3389, हाँ 3389। 3268 किसका होता है? ग्लोबल ये कर लो। हाँ, ग्लोबल जीसी का होता है, ग्लोबल कैटलॉग। ठीक है। तो ये अब समझ में आ गया। ये हम एक डेटा सेंटर दूसरे डेटा सेंटर से कनेक्ट करते हैं, ना कि डोमेन कंट्रोलर कनेक्ट करते हैं। डोमेन कंट्रोलर पे कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाता है। तो हम अच्छा, एक ये जो नेटवर्क को आपने एक, बताया है पॉइंट टू पॉइंट जो वीपीएन जो है, हम दोनों साइड में उसका एक सेटअप इंस्टॉल करेंगे, राइट? और हाँ तब हाँ, जाके हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, दोनों साइड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऑन प्रेम का इंफॉर्मेशन तो तुम ये डालना अपने पड़ेगा। सिस्टम पे भी कर सकते हो, ठीक है। अपने सिस्टम पे भी कर सकते हो, एजोर पे। एजोर अपना लिया तुमने, एजोर पे एजोर तो पहले से सॉफ्टवेयर है, तो कहीं इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एजोर पे तुम्हें बस खाली वो इनेबल सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी। एजोर तुम्हें एक
एजेंट देगा, एजेंट को जो है अपनी मशीन पे तुमने डाल दिया। अब तुम्हारी मशीन भी एक नेटवर्क है, ठीक है, एक अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। यहाँ पर वो तुमने एजेंट इंस्टॉल किया, वो पूछेगा तुम्हें डेस्टिनेशन क्या है, तुमने डेस्टिनेशन एजोर वाला, एजोर यहाँ पे खुद ही बता देगा ये कॉन्फ़िगरेशन इस वाले एजेंट पे डालनी है। तो ये तुम्हारी टनल बन जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट टनल। तो आप लोगों में से शायद किसी ने बनाई हो, नहीं बनाई हो, तो हम आगे चल के बना सकते हैं इसको। तो ठीक है, ये एक्सप्रेसवे, टनल बन गया तो आपस में ये दोनों की कनेक्टिविटी हो गई, राइट? हाँ आपस में ये दोनों, कनेक्टिविटी हो गई अब बस। ये दोनों डिफरेंट सीरीज का आईपी यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने बोला कि राउटिंग करने के लिए। राउटिंग, देखो राउटिंग, टनल टनल में राउटिंग करने की जरूरत, वो एक्सप्रेस राउटिंग अलग होती है। दो कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने दी है, एक दी है एक्सप्रेस राउटिंग, दूसरी दी है वीपीएन टनल, पॉइंट टू पॉइंट। ये हमारी पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। एक्सप्रेस राउटिंग जो है, एक्सप्रेस राउटिंग एक बड़ा कंसेप्ट है। वो वो मतलब काइंड ऑफ वो भी काम यही करता है, बट वो एक लार्जर पिक्चर में करता है, जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उसके पास एक लोकेशन नहीं मल्टीपल लोकेशन है, तो वहां पर वो एक्सप्रेस राउटिंग यूज करते हैं। तो वहां पर राउटिंग वाउटिंग करने की जरूरत पड़ती है। इन द सेंस पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन में हमारा दोनों डिफरेंट टाइप का भी नेटवर्क है, तो उसकी भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, राइट ना? हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, समझ तो वो गए। हम कर सकते हैं यहाँ पे, वो बहुत इजी है। एक्सप्रेस राउटिंग के लिए आपके पास राउटर राउटर होने चाहिए। तो वो ऑन, मतलब एजोर पे तो राउटर आपके पास है, बट ऑन प्रमाइस में हमारे पास राउटर भी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, समझे, क्योंकि हमारे पास राउटर नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया ये चीज है ना। हम्म ये हम्म क्वेश्चन में मुझे अभी भी काफी समय तक ये कंफ्यूजन में था। वहां पे अगर लेके जाना है, हमें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो फिर कनेक्टिविटी में क्या है प्रोसेस अभी अब? क्लियर हुआ आपका, हाँ, अब एकदम मतलब अभी, बिल्कुल क्लियर हो गया। अभी और अब किसी का क्लियर है? अब मुझे पूरी तरीके क्लियर से यहाँ क्लियर तक, है। हाँ यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो फिर हम इसको नेक्स्ट वीक, ये हम नेक्स्ट वीक का, आप लोग अगर आपका एजोर पे अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग भी फ्री ट्रायल अकाउंट बना सकते हो। और साथ में यही करेंगे कि मैं आपके सामने लैब बना दूंगा, ठीक है। तो आप उसके बाद आप अपना खुद ही प्रैक्टिस करना लैब देख के कि आप वैसे ही लैब बनाओ। और फिर उसके बाद हम धीमे धीमे उसमें और R&D करेंगे, क्योंकि क्या है, अगर आपको लैब बनाना आ गया मतलब लैब प्लस साथ में आप एजोर भी सीख रहे हो, करेक्ट, Yes. क्योंकि ये राइट, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंफ्रा, यहाँ पर एजोर से इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंफ्रा काम कैसे करता है। Yes. ठीक ठीक है। है, वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, ट्रबल शूटिंग में ये इंपॉर्टेंट नहीं रहती कि आपको कितनी नॉलेज है। ट्रबल शूटिंग में हमेशा ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इंफ्रा की कितनी नॉलेज है। हमेशा ये याद रखना कि इंफ्रा की नॉलेज जितनी होगी उतना अच्छा आप ट्रबल शूटिंग कर लोगे। एडी की जितनी नॉलेज होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे ट्रबल शूटर हो। इंफ्रा की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कमांड रन कहाँ करूँ, करेक्ट। राइट, वो वो आपको इंफ्रा से ही पता चलेगा। तो इंफ्रा की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितने डोमेन कंट्रोलर है, कौन रिप्लिकेट कितने टाइम में कर रहा है, डोमेन का रिप्लिकेशन कितने टाइम में हो रहा है, फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेशन कितने टाइम में हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एजोर से कनेक्टिविटी कैसी है आपकी, एक्सप्रेस राउटिंग है या पॉइंट टू पॉइंट है, कैसे कनेक्ट है, कैसे रिप्लिकेशन चल रहा है, डोम और एडी कनेक्ट के साथ में रिप्लिके मतलब सिंक कैसे चल रहा है, किस डोमेन का है। आपके पास मल्टी डोमेन है तो क्या एडी कनेक्ट तो सिर्फ एक ही डोमेन से कनेक्ट होगा, ठीक है, वो कैसे Yeah. कन्फिगर है, वो फॉरेस्ट के साथ में है या चाइल्ड के साथ में है, किसके साथ में है, कैसे कन्फिगर है। तो वो सारी चीज़ें ना आप हर इन्वायरमेंट के अलग अलग तरीके से होता है, वो एक जैसा सब जगह नहीं मिलेगा। कंसेप्ट एक जैसा है, बट कुछ चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, करेक्ट। अगर रूट डोमेन से कनेक्ट हो तो वही मैंने बताया कि वो कंपनी के ऊपर है कि वो रूट से कनेक्ट करती है या किस से कनेक्ट करती है, किस, मतलब डिपेंड करता है वो
कि चाइल्ड को करना चाहती है, उसके लिए कौन सी डोमेन इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग रूट से ही कर देते हैं, बट वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि वो आपके हाथ में है कस्टमाइज करना। yes. तो वो हम करके देखेंगे, मतलब अगर आप इंफ्रा बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पर सोच के चलना कि एजोर आपका एक डेटा सेंटर, एक आपका ऑन प्रमाइस हो गया, दूसरा ऑन प्रमाइस ये है। बस मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है, एजोर भी ऑन प्रमाइस ही है, ये सोच के चलो। yes. बस डिफरेंस इतना है कि वो होस्टेड है क्लाउड पे, बाकी वो किसी और कंपनी के ऊपर हॉस्टेड है। हाँ बस। ठीक है, और एजोर एडी का एजोर इंफ्रा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस ये है फायदा कि एक जगह है तो आप कनेक्टिविटी उनके बीच में इजी है आपके लिए कॉन्फ़िगर करना। ठीक मतलब है, Azure AD Connect ये टूल है ना, मतलब मीडिएटर है ना? हाँ, एजोर एडी कनेक्ट एक मीडिएटर है। ओके। ठीक है, चलो फिर एक मिलते हैं ना नेक्स्ट। सेशन, एक सेशन ना आप रखिए, जैसे ये L2 लेवल पे जो इंटरव्यू का जो सेशन होता है, जिसमें सारा चीजें कवर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आंसर तो है, बट उतनी तैयारी क्लियर नहीं हो पाती। आप पूछोगे यार ये देखो, चीज तो इस मैं सही तरीके से। बताऊं, इंटरव्यू आप खुद ही निकाल सकते हो। इंटरव्यू मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये इंटरव्यू अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बन के आता है तो आप निकाल सकते हो। हाँ, वो निकाल दे, लेंगे, वो देखो, निकाल लेंगे। अभी वो हमारा तभी निकाल सकते हो जब मैं स्पेशली इंटरव्यू के लिए नहीं आपको बता सकता है। इंटरव्यू में क्या है, 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो ठीक है, डिपेंड करता है कहाँ हाँ, इंटरव्यू दे रहे और हैं। अगर आपको थ्योरी वाला ही क्वेश्चन याद करना है तो वो तो मैं आपको डंप दे दूंगा। नहीं ठीक नहीं, है, उसकी बात नहीं करे, अंडरस्टैंडिंग में हो जा रही है ना, जो जो हाँ, चीज मैं आप वही नहीं जानते। अंडरस्टैंडिंग, देखो अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको यही नहीं पता है कंसेप्ट क्या है, तो फिर आप इंटरव्यू निकाल तो लोगे बट वो थ्योरी वाला निकल जाएगा। अगर उसने थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर हमेशा प्रैक्टिकल ही हो सकता है, मेरा तो यही मानना है। जब तक हमारे आप साथ खुद दिक्कत हुई है, सिनारियो क्वेश्चन। इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने शेयर कर दिया, लैब ही शेयर कर दिया, इस पे करके दिखाओ दो। वही बता रहा हूँ, जब तक आप खुद से अपनी लैब बना के उसको डिलीट करना, उस पर R&D करना नहीं जानोगे ना, तब तक इंटरव्यू आपके निकल सकते हैं। बट वो मैंने बताया ना कि इंटरव्यूअर के ऊपर है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, जब तक आप अपनी खुद से लैब और खुद से हर एक चीज़, मैंने भी आपको थ्योरी बता दी, कंसेप्ट बता दिए, बट वो आप भूल जाओगे। तो आप खुद प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ नहीं रहेंगी। राइट। ये Yes. फैक्ट है, ये फैक्ट है भाई। मैंने चेकलिस्ट के बारे में पूरा 1 घंटे का सेशन, 2 घंटे का सेशन हुआ है हमारा, तब भी लेकिन सब लोग भूल गए। करेक्ट, ज़्यादा दिन Yes. भी नहीं हुआ यार। मतलब देखो, वही मैं बता रहा हूँ, अगर यही जो हमारा आज डिस्कशन हुआ आप 1 महीने बाद फिर से पूछोगे तो आप खुद भूल जाओगे। तो वो ये, लेकिन हाँ, अगर आप इसको लैब में कर लोगे तो शायद, क्योंकि क्या है, आप खुद से कर रहे हो और वही कंसेप्ट को आप 1 घंटे अपने दिमाग में रखे हो, तो वो जितने देर तक आपके दिमाग में वो कंसेप्ट रहेगा उतने वो टाइम तक रहेगा। ये ऐसा मान के चलो। Yes. तो वो, Yes. ये आप ये सोचो, कोई किसी भी चीज को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए उतना टाइम भी देना पड़ेगा। राइट। जितना उस पर रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा है। हाँ, इसीलिए लैब एक ऐसी चीज है जो आपके कंसेप्ट को रिपीट कर रही है, मतलब इम्प्रूव कर रही है। आपको वो सारी की सारी चीजें पता चल रही हैं, हाँ, क्यों हो रही है। आप उस कंसेप्ट को लैब में जितनी देर आप करोगे, उस कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में रखोगे ना, कि क्या था, हाँ, क्या करना है मुझे, GC का मतलब ये होता है, तो आप चेक करोगे ये। तो इसीलिए कह रहा हूँ लैब बनाओ आप। और अभी चाहे इसको मत बनाना, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे लैब बनाएंगे, तब आप उसके बाद अपना फ्री एजोर पे ले लेना, क्योंकि ये 1 मंथ के लिए होता है। ठीक है, ठीक। ठीक है। VMware VMware application में मतलब बनाएंगे तो कुछ मतलब
क्योंकि इसमें कैसा अच्छा रहता है, इसमें पूरा ये होता है ना, रिडक्शन तुरंत, अगर नहीं, अगर हम लोगों ने कुछ वीएम वगैरह क्रिएट किया, डिलीट नहीं किया, तो उसके चार्जेस भी लगते हैं ना इसमें। वो मैं आपको बता दूंगा, कोई ओके चार्जेस नहीं लगेंगे। आप अगर फ्री अकाउंट बनाते हो तो 1 मंथ के लिए वैलिड होता है और 1 रुपये भी नहीं लगेगा आपका। इवन आप इसको चाहे जैसे यूटिलाइज करो, बट आप अगर यूटिलाइज नहीं करो तो उस टाइम पे मशीन को शट डाउन करके छोड़ दो बस। अच्छा, पे अच्छा। एज यू गो सर्विस अगर हमने ले लिया है तो उसमें कितना मंथली चार्जेस आ जाएंगे जिस हिसाब वो से यार हम मैं मान नहीं लो। बता सकता, वो आप एजोर वो की जो बताता भी, है। वो मैं नहीं बता सकता, वो कोई भी नहीं बता सकता, वो एजोर की वीएम ही बता सकती है, उसमें लिख के आ जाता है कितना महीने लगेंगे। कितने यस हाँ, क्योंकि वो उसमें 1000 VMs हैं। रिसोर्स पर हम्म डिपेंड करता है कितना आप जी रैम हम्म ले रहे हैं, डिस्क ले रहे हैं सब। आप नया अकाउंट बना लो, फ्री कहीं से भी ले लो। क्रेडिट कार्ड ही चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए, 3 ही चीज़ की इन्फॉर्मेशन लगती है, तो आप ले सकते हो। जैसे मेरा तो ये भी पे एज यू गो जा ही रहा है, पर ठीक है कोई नहीं, मैं इसमें वीएम बना के फिर डिलीट भी मार देता हूँ, तो मेरा उतना कुछ चाहता नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यही बनाते हैं फिर आगे से। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, एक दो दो तीन डोमेन कंट्रोलर बना के डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर के ऊपर, और उनकी आपस में कनेक्टिविटी और उनको पूरा प्रॉपर इंस्टॉल करके रिप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे। तभी हमें थोड़ा सा और कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा एजोर के टर्म्स में भी। और प्रॉब्लम ये है कि आपने बनाया नहीं, पढ़ा है, तो जब बनाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपने उसमें मान लिया हम करते हैं। लैपटॉप पे बनाते हैं, अपने मान लिया लैपटॉप पे एक लैपटॉप पे बना देखो, रखे हैं। लैपटॉप पे बनाओगे वो अच्छी बात है, बना सकते हो, बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एजोर फ्री अकाउंट ले सकते हो तो ले लो और एजोर पे नहीं बना लो। वो नहीं बोल रहे हैं, अगर मैं लैपटॉप पे बना रखा हूँ तो अब उस पे बना रखा हूँ तो वो कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब विदाउट क्या उसको बोलते हैं अपने जो क्या बताए एक्सप्रेस रूट ये सब, क्योंकि शायद इसके लिए तो कुछ नेटवर्क वगैरह जरूरत पड़ेगा। जो तुम, हाँ वो मैं बता तो रहा हूँ, वो आगे चल के हम देख सकते हैं कि जो तुम्हारा ही लैपटॉप होगा, तो अगर तुम्हारे पास मशीन्स हैं तो हाँ, हम तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर वीपीएन इंस्टॉल करेंगे, एजोर वीपीएन, और एजोर पे ऑलरेडी वीपीएन पड़ा हुआ है, उसको कनेक्टिविटी दे देंगे, जी तो तुम्हारा लैपटॉप और जो तुम्हारा एजोर का इन्वायरमेंट होगा ये आपस में सेम नेटवर्क पे आ जी जाएंगे। मतलब तुम बिना पब्लिक आईपी के कोई भी वीएम एक्सेस कर सकते हो जो तुमने बनाई है एजोर पे। ओके। ठीक है। अच्छा तो पहले वो करते हैं इसके बाद देखते हैं, ठीक। हाँ, तो ये कुछ नया कंसेप्ट नहीं, ये वीपीएन का ही कंसेप्ट है। अब तुम अपने घर पे आते हो और तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके एनवायरनमेंट को कनेक्ट करने के लिए वीपीएन ही तो एजेंट तुम्हारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल है। तुम्हारा कंप्यूटर उस वीपीएन का ही पार्ट तो हो जाता है जब वीपीएन कनेक्ट करते हो, तो वही कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे यूज कर रहा है। यस। पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन ही उसको बोलते हैं। आप समझ में आया, सेम ही चीज है, कुछ नया नहीं है। सेम चाहिए। हम्म उस समय तुम्हारी मशीन, मतलब तुम्हारी मशीन एक तुम्हारा इन्वायरमेंट हो गया, और वो अभी तुम अपनी मशीन देख रहे हो। अगर वो हम जो ये वीपीएन कनेक्टिविटी है, उस समय हम क्या करते हैं, एक फायरवॉल से इनिशिएट करते हैं। एक फायरवॉल या फिर हमारे पास L3 डिवाइस कोई भी होगी, L3 डिवाइस का मतलब राउटर राउटर कोई भी होगा, तो वहां से इनिशिएट होता है, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा लैन तुम्हारा उस वीपीएन से कनेक्ट में आ जाता है। ठीक है। तुम्हारी डिवाइस सिंगल डिवाइस, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल डिवाइस होती तो तुम्हारा जो कंप्यूटर का आईपी 192 सीरीज का जो भी आसपास और भी डिवाइस होगी वो 192, या फिर हम उस पर और भी वीपीएन एजेंट डाल सकते हैं अगर नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी डिवाइस एज अ राउटिंग डिवाइस काम नहीं कर रही है। ठीक है, बट फायरवॉल और वो काम कर जाती हैं, जो हमारी फिजिकल फायरवॉल होती हैं और राउटर्स होते हैं, तो उनमें क्या है, ये कैपेबिलिटी है। नेटिंग का ऑप्शन सुना होगा तुमने। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, हम लोग इसको करेंगे, बट आप लोगों का कंसेप्ट तो क्लियर होगा अगर हम उसको करेंगे हाँ सिंगल ये मशीन को भी। हाँ ठीक है। यस। ओके। ओके, बट वो पार्ट है और जो नेटवर्क का।